हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था लेखांकन की प्रणालियाँ या विधियाँ। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस प्रणालियों के बारे में मैंने नाम बताए थे सिर्फ। अब हम आगे पूरी प्रणालियों को डिस्कस करेंगे। उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था? पहला तो मैंने बताया था इकहरा लेखा पद्धति, ठीक है। दूसरी मैंने बताई थी द्विपक्षीय पद्धति, और तीसरी मैंने बताई थी महाजनी ऑब्लिक भारतीय बही खाता। पद्धति, ठीक है। इकहरा लेखा पद्धति, द्विपक्षीय पद्धति, या इसको दोहरा लेखा पद्धति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दोहरा लेखा पद्धति, ठीक है। और इसको बोला जाता है महाजनी ऑब्लिक भारतीय बही खाता पद्धति। देखिए, इकहरा लेखा पद्धति को इंग्लिश में बोला जाता है सिंगल अकाउंटिंग। क्या बोला जाता है? सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम। द्विपक्षीय को बोला जाता है डबल अकाउंटिंग। और भारतीय बही खाता को बोला जाता है ट्रेडिशनल मेथड सिस्टम, ठीक है। यहां तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं, अब एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इकहरा लेखा पद्धति के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, इसीलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। इकहरा लेखा पद्धति सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है? देखो, अकाउंटिंग के तीन मैंने आपको प्रणालियां बताई। पहली इकहरा लेखा पद्धति होती है सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? सिंगल यानी एक, सिंगल यानी एक, तो इसमें सिर्फ एक पक्ष प्रभावित होता है, सिर्फ एक पक्ष प्रभावित होता है। अब आप बोलोगे सर एक पक्ष क्या? देखो, ये जो प्रणाली है ये द्विपक्षीय प्रणाली से के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, इसलिए मैं नीचे यहाँ लिख रहा हूँ दोहरा लेखा, दोहरा लेखा पद्धति, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डबल अकाउंटिंग, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। दोहरा लेखा पद्धति डबल अकाउंटिंग सिस्टम यानी होता है कि दो पक्ष प्रभावित होते हैं। इकहरा में एक पक्ष प्रभावित होता है, दोहरा लेखा पद्धति में दो पक्ष प्रभावित होते हैं, यानी दो पक्ष प्रभावित होते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें दो पक्ष उसमें एक पक्ष, आप क्या बोल रहे हो? समझ में तो नहीं आ रहा है। अब देखो, एक पक्ष और दो पक्ष होता क्या है? जैसे आप लोग राम मार्केट गया, समझते हैं, जैसे कोई भी है, राम जैसे मार्केट गया, आप मार्केट गए और आप जाके, आप जैसे बिजनेस करते हो, शॉप चलाते हो, और आप जाके माल खरीद के आ गए, ठीक है, उधार माल खरीदा है, तो आप क्या एंट्री कर दोगे? जैसे मैंने बताया था कि मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ विशाल एंड सन्स, राम जाके विशाल एंड सन्स से माल लेके आया, तो विशाल एंड सन्स यहाँ लिख के और उसने लिख दिया 20,000 माल, और डेट लिख दी मान लो 18/08, ठीक है, डेट लिख दी 18/08/2020। अब राम ने विशाल के खाता बनाया एक कॉपी के अंदर और उसमें 20,000 माल लिखे आया, और मान लो 20 तारीख को जाके राम उसके पास गया और बोला यार एक काम करो, आप मेरे 20,000 रुपये जमा कर लो, और ये यहाँ राम ने ये जमा करे और बराबर कर दिया, ठीक है।
तो राम ने क्या करा, 20,000 का माल लाया, उसको लिखा और जैसे ही पैसे दे के आ गया 20,000 उसके काट दिया और हिसाब बराबर कर दिया। तो उसने सोचा ठीक है मैंने अकाउंटिंग कर ली साहब, और 20,000 का माल लाया वो भी लिख लिया और 20,000 जमा करा दिए वो भी लिख लिया। तो अब आप कहोगे सर इसमें एक पक्ष कैसे है? इसमें देखो एक पक्ष है। कैसे? विशाल ने, राम ने क्या किया, ये राम है, ठीक है, ये राम क्या कर रहा है, अपनी अकाउंट में लिख रहा है कि मैं विशाल वाले से माल लाया और इतना लाया, इतना पेमेंट दे गया, हिसाब हो गया बराबर। ये सिर्फ माल लाया हुआ लिख रहा है, ये नहीं, विशाल का खाता नहीं दिखा रहा कि कितने से क्रेडिट है, दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा। सिर्फ विशाल एंड सन्स का खाता बना दिया और उसी में सब कुछ कर रहा है, माल भी वहीं खरीद रहा है, जमा भी वहीं कर रहा है, सब कुछ उसी में कर रहा है। बात करते हैं अब, इसके बाद बात करते हैं दो पक्ष प्रभावित कैसे होते हैं। वही राम है, ठीक है, विशाल से माल ले आया, विशाल एंड सन से माल ले आया, ठीक है। तो राम ने क्या करा, अपनी बुक बनाई और उसमें विशाल एंड सन्स लिख के उसमें तो लिख दिए 20,000 माल, ठीक है, 18/08/2020। और एक खाता बनाया राम ने माल का। किसका खाता बनाया? माल का। और माल के खाते में राम ने लिख दिया 20,000 रुपए, 18/08/2020, ठीक है। अब आप कहोगे सर इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो फिर से समझो, एक राम था, विशाल एंड सन से जाके माल लेके आया, 20,000 का माल लाया, 2 दिन बाद 20,000 जमा करा दिए, वहीं लिखा माल लाया और वहीं जमा करा दिए। एक ही कॉपी में एक ही पक्ष में लिखता गया और अकाउंटिंग हो गई। दोहरा लेखा पद्धति में वही राम माल लेके आया विशाल एंड सन्स से, तो उसने विशाल एंड सन्स से लाया माल, तो विशाल एंड सन्स को यहाँ 20,000 रुपये चढ़ा दिए और माल में 20,000 रुपये बढ़ा दिए। अब ये क्या करेगा, 20/02 को इसने 20/08 को पेमेंट करा 20,000 रुपये, क्या करा, जमा करा दिए, ये कट गया, ठीक है। और राम ने फिर, अब हमेशा दो पक्ष प्रभावित होते हैं। माल लाया था तब विशाल से उधार लाया था, तो विशाल को 20,000 रुपये खड़े कर दिए और 20,000 रुपये का माल बढ़ा दिया। अब अगर पेमेंट भी 20,000 का करेगा तो यहाँ क्या करता है वो राम एक कैश का या नगद का खाता खोल देता है। क्या करता है? नगद का खाता खोल देता है और उसमें से 20,000 रुपये घटा देता है, 20,000 रुपये माइनस टू विशाल, यानी यहां लिख रहा हूं मैं विशाल को दिए। यानी जो भी व्यवहार कर रहे हैं हम लोग, क्या जो भी व्यवहार कर रहे हैं उसमें दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं, उसमें दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं। कैसे? देखो वापस से समझो, विशाल एंड सन से राम माल लाया, 20,000 का माल लाया 18/02 को, बस 20,000 का माल एक कॉपी उठाई और उसमें एक तरफ लिख दिया और 20,000 2 दिन के बाद चुकाए और वहीं जमा कर दिया, बात हो गई बराबर। न ये दिखाया माल बढ़ा, न ये दिखाया कि माल कम हुआ, न ये दिखाया कि पेमेंट कम हुआ, ठीक है। दोहरा लेखा पद्धति में अपन क्या करते हैं, हमेशा दो पक्ष प्रभावित होते हैं। पहले वो माल लाया तो उसने दो पक्ष प्रभावित किए, विशाल को 20,000 रुपये से बढ़ा दिया कि विशाल को पैसे देने हैं, और 20,000 रुपये का माल आया तो माल भी बढ़ा दिया। और फिर जब विशाल को 20,000 रुपये पैसे करे तो विशाल को 20,000 से काट दिया और 20,000 का कैश कम कर दिया। बात आई समझ में? नहीं आई? ठीक है। तो दो पक्ष, इसमें हमेशा दो पक्ष प्रभावित होते हैं, इसमें हमेशा एक पक्ष प्रभावित होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एकहरा लेखा पद्धति यानी सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, और इसको बोलते हैं दोहरा लेखा पद्धति यानी डबल अकाउंटिंग सिस्टम। अब आप कहोगे सर ठीक है, महाजनी पद्धति कौन सी होती है? उसको मैं यहां लिख रहा हूं, महाजनी पद्धति। महाजनी पद्धति मैंने आप लोगों को कल भी बताया था क्या होती है। जो साहूकार लोग होते हैं, जैसे जो आप कभी अनाज लेने मंडी में जाओगे, अनाज मंडी के अंदर जैसे, तो उसमें जो साहूकार होता है, जो बढ़िया होता है, वो एक लाल कलर की बही रखता है, बड़ी,
लाल कलर की बही लगता है बड़ी। और जैसे ही आपने उससे कुछ खरीद फरोख्त की, जैसे माल लिया या उसको बेचा, तो वो हाथों हाथ उस लाल कलर की बही को खोलता है, एक काउंटर पर रख के ऐसे करके पेट के आगे से निकाल के, और उसमें जाके क्या लिखता है कि मैंने इतना माल बेचा या इतना माल खरीद किया, इतनी नगद मेरी कम हुई और इतनी मेरी नगद बढ़ी। तो जो बनिया होता है वो उस जो लेखा पद्धति में लेखा करता है, जो उस बही में लाल कलर की बही, उसको क्या बोलते हैं? महाजनी पद्धति। क्या? महाजनी पद्धति। ऑब्लिक क्या बोलते हैं? भारतीय बही खाता, भारतीय बही खाता पद्धति। ठीक है, ये तीनों पद्धतियां हो गई। अब आप कहोगे सर तीनों में से हम कौन सी अपनाएंगे? तीनों में से हम कौन सी अपनाएंगे? तो तीनों में से हम जो अपनाएंगे वो ये है। कौन सी है? दोहरा लेखा पद्धति। कौन सी? दोहरा लेखा पद्धति। सबसे सिस्टमेटिक तरीके, सबसे अच्छी और सर्वश्रेष्ठ पद्धति अगर कोई पूछे तो कौन सी है? दोहरा लेखा पद्धति, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। अब अपन जो भी बात करेंगे हमेशा दोहरा लेखा पद्धति के बारे में बात करेंगे। मैं दोहरा लेखा पद्धति को पूरा एक अच्छे से बाइफरकेट करके आपको समझा रहा हूं, इसीलिए मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं, मैंने क्या बोला? दोहरा लेखा पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूं, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। अब इसको अपन बाइफरकेशन, हमेशा अब अपन जब बात करेंगे हमेशा दोहरा लेखा पद्धति की बात करेंगे अकाउंट्स के अंदर। सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? दोहरा लेखा पद्धति, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा एक बेसिक बता देता हूं। डबल अकाउंट, दोहरा लेखा पद्धति का जनक, दोहरा लेखा पद्धति का जनक, दोहरा लेखा पद्धति का जनक कौन था? लुकास पेसियोली। दोहरा लेखा पद्धति का जो जनक थे वो कौन महान थे? दोहरा लेखा पद्धति के जो जनक थे वो थे लुकास पेसियोली, जिसने डबल अकाउंटिंग सिस्टम समझाया, जिसने डबल अकाउंटिंग सिस्टम का उद्भव किया। और वो कहाँ के थे? इटली। इटली। लुकास पेसियोली, स्थान इटली। दोहरा लेखा पद्धति जो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है उसका जनक लुकास पेसियोली थे, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? इटली से करते थे। अब हम जो दोहरा लेखा पद्धति के बारे में समझेंगे, जो मैंने आपको बोला हमेशा दो पक्ष प्रभावित होते हैं, हमेशा दो पक्ष प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये दो पक्ष होते कौन से हैं? आप कहोगे सर आप हमेशा बार बार बोल रहे हो, उसमें एक पक्ष हो रहा था, उसमें दो पक्ष हो रहे हैं, तो ये पक्ष हैं क्या? कौन से पक्ष हैं ये जो बार बार प्रभावित हो रहे हैं? तो ये देखो कौन से पक्ष हैं। एक पहला पक्ष जिसको बोलते हैं नाम, और दूसरा पक्ष जिसको बोलते हैं जमा। ठीक है, पहला पक्ष जिसको बोलते हैं नाम, दूसरा पक्ष जिसको बोलते हैं जमा। इंग्लिश में इसको बोला जाता है डेबिट और इसको बोला जाता है क्रेडिट। इसको लिखा जाता है DR। देखो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं। पहला पक्ष कौन सा? नाम, जिसको क्या बोला जाता है? डेबिट, जिसको बोला जाता है DR। और दूसरा पक्ष कौन सा? जमा, जिसको बोला जाता है क्रेडिट, और जिसको लिखा जाता है CR। क्या लिखा जाता है? CR। हमेशा दो पक्ष प्रभावित होते हैं, पहला नाम तो दूसरा जमा, पहला नाम तो दूसरा जमा, पहला नाम तो दूसरा क्या? जमा। दोहरा लेखा पद्धति में हमेशा दो पक्ष प्रभावित होते हैं। वो दो पक्ष कौन कौन से होते हैं? पहला नाम यानी डेबिट, पहला नाम यानी डेबिट, और दूसरा जमा यानी क्रेडिट। डेबिट को लिखा जाता है DR और क्रेडिट को क्या लिखा जाता है? CR। ठीक है, दो पक्ष जो प्रभावित होते हैं डेबिट और क्रेडिट,
इसके बारे में हमें अकाउंटिंग के अंदर जब भी हम कुछ भी करेंगे तो हम यही बात करेंगे कि क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है, क्या तो डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। हमेशा इसमें कितने पक्ष प्रभावित होते हैं? 2 पक्ष प्रभावित होते हैं। डबल अकाउंटिंग सिस्टम का जनक कौन था? लुकास पेसियोली। कहाँ से बिलोंग करते थे? वो इटली से बिलोंग करते थे। ये तीनों अपन ने अब तीनों प्रणालियाँ समझ ली। पहला इकेरा लेखा पद्धति, दूसरा दोहरा लेखा पद्धति या डबल अकाउंटिंग सिस्टम, तीसरा महाजनी या भारतीय बही खाता पद्धति। अब इसके अंदर जो अपन बात करेंगे, अब थोड़ा सा अपन आगे चलने वाले हैं, जो आगे अपन टॉपिक कंसल्ट करने वाले हैं। अकाउंटिंग करने के लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ की वर्ड्स होते हैं। अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंट्स के लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं और कुछ की वर्ड्स होते हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं थोड़ी सी वोकैबुलरी लिखवाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को समझनी है, ठीक है। और कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया है कि 2-3 वीडियो 4 वीडियोस अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन की पढ़ेंगे, जैसे कि अपन अकाउंटिंग से जुड़ें, क्योंकि अभी तक अपन ने कभी अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है, अकाउंट्स पढ़ी नहीं है। तो मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, मैं यहीं से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अकाउंट्स के अंदर कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं, कुछ मेन जो की पॉइंट्स होते हैं वो ये होते हैं। देखो, एक पहला संपत्ति, क्या होता है? संपत्ति। दूसरा दायित्व और तीसरा पूंजी, स्वामी की, ठीक है। पहला संपत्ति, दूसरा दायित्व और तीसरा पूंजी। संपत्ति आप लोग सबको पता है कि संपत्ति क्या होती है, सबको पता है। हर किसी को अपने बाप की जायदाद चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हर किसी को जायदाद चाहिए, हिस्सा चाहिए। तो संपत्ति क्या होती है? जायदाद। अगर अपन शॉर्ट में अभी तक जो अपन समझते हुए आए हैं उसके तरीके से। दायित्व क्या होती है? दायित्व क्या होती है? जिम्मेदारी। क्या होती है? जिम्मेदारी। और पूंजी क्या होती है? पैसा। पूंजी क्या होता है? पैसा। बात आई समझ में? संपत्ति, दायित्व और पूंजी। संपत्ति यानी जायदाद, दायित्व यानी जिम्मेदारी और पूंजी यानी स्वामी का पैसा, स्वामी का पैसा। अब आप कहोगे सर आप ये क्या बता रहे हो? देखो, मैंने आपको जैसे पहले स्टार्टिंग में बताया था, मैं इसलिए वापस से टॉपिक से रिलेट कर रहा हूँ। जब भी अकाउंट्स के अंदर बात करेंगे, पहली चीज़ बिजनेस पर्पस, व्यावसायिक उद्देश्य की बात करेंगे, बिजनेस पर्पस और व्यावसायिक उद्देश्य की बात करेंगे। दूसरी चीज़, अब जब भी बात करेंगे अपन दोहरा लेखा पद्धति यानी डबल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करेंगे, एक चीज़ नाम होगी तो दूसरी जमा होगी, एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी, एक चीज़ डीआर होगी तो दूसरी चीज़ सीआर होगी, ठीक है। ये यहाँ तक बता दिया। अब मैं कुछ की पॉइंट बताने जा रहा हूँ। एक वहाँ पे चलने से पहले एक की पॉइंट थोड़ा सा मैं वापस बता देता हूँ। ये जो डेबिट और क्रेडिट पक्ष होते हैं, ये पहला पक्ष और ये दूसरा पक्ष, इन दोनों का जो टोटल आता है, टोटल सदैव क्या आता है? बराबर आता है। क्या आता है? बराबर, ऑलवेज। पहला पक्ष नाम, दूसरा पक्ष जमा, यानी जो पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट है, इन दोनों का जो टोटल आएगा, इन दोनों का जो योग आएगा वो सदैव समान आएगा, कुछ भी हो जाए, यानी आसमान नीचे आ जाए या धरती ऊपर चली जाए, लेकिन जो डेबिट और क्रेडिट का टोटल है वो हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। बस इस टॉपिक्स में थोड़ा सा मैं मिस कर गया था। अब अपन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं संपत्ति, दायित्व और पूंजी। संपत्ति, दायित्व और पूंजी। संपत्ति को इंग्लिश में बोला जाता है असेट्स, ठीक है। दायित्व को बोला जाता है लाइबिलिटी और पूंजी को बोला जाता है कैपिटल। क्या बोला जाता है? कैपिटल। संपत्ति, दायित्व, पूंजी, असेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल, ये जो की पॉइंट हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। अकाउंट्स के लिए ये बैकबोन है, अकाउंट्स की रीढ़ की हड्डी है ये 3 चीज़ें। अगर ये 3 चीज़ें आपको नहीं आती तो आप अकाउंट्स नहीं समझ सकते। तो इन 3 चीज़ों को जो अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे अगली वीडियो के अंदर और कल, ठीक है। थैंक यू।